हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हिग्स का व्यापार चक्र संतुलन। तो बच्चों ये वाला जो टॉपिक है ये हमने ऑलरेडी इंग्लिश में बनाया हुआ है। ये वाला जो टॉपिक है ये हम हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है जो यूजीसी नेट, यूपीएससी, पीजीटी इकोनॉमिक्स और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो ये सारी की सारी वीडियो जो है वो आपको हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उसमें मिल जाएंगी। तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप के अंदर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी और वीडियो कोर्स मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक है हिग्स का व्यापार चक्र मॉडल। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो बुक थी जिसका नाम था ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी ऑफ बिजनेस ट्रेड साइकिल, यानी कि आप कह सकते हो कि इस बुक में उन्होंने अपने व्यापार चक्र का प्रस्तुत किया और अपने व्यापार चक्र को समझाने के लिए उसने गुणक और त्वरक इन दो क्रियाओं को महत्वपूर्ण माना और माना कि जो व्यापार चक्र होते हैं वो गुणक और त्वरक की क्रियाशीलता की वजह से आते हैं। यानी कि गुणक और त्वरक की क्रियाशीलता के ऊपर हमने ऑलरेडी बच्चों एक वीडियो बनाई हुई है जिसको हम बोलते हैं सुपर मल्टीप्लायर, महागुणक। तो एक बार वो वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा, हालांकि वो वीडियो प्राइवेट है हमारी। तो बच्चों ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सुपर मल्टीप्लायर की वजह से ही, यानी कि गुणक और त्वरक एक साथ काम करते हैं, उसकी वजह से ही आप कह सकते हो कि व्यापार चक्र आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये भी समझना है इस पूरे के पूरे टॉपिक में कि हिग्स का ये मानना था कि जिस प्रकार किसी वस्तु का जो मूल्य है, मूल्य सिद्धांत मतलब कीमत कैसे निर्धारित होता है, उसमें मांग और पूर्ति दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसी प्रकार व्यापार चक्र को निर्धारित करने में गुणक और त्वरक दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उसका मानना था कि अर्थव्यवस्था में जितने भी चक्रीय उच्चावचन आते हैं वो गुणक और त्वरक की आंतरिक क्रियाशीलता की वजह से ही आते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देखिए ये भी आप समझिए कि ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको आने वाले वक्त में डायग्राम के जब हम सॉल्व करेंगे, जो सिद्धांत है उसको हम सिद्ध करेंगे, उसमें यूज होने वाले हैं। तो आप कंसेप्चुअली मजबूत कर लीजिए। सबसे पहला है वारंटेड ग्रोथ रेट, वृद्धि का इच्छित दर। ये उन्होंने हेरोड का जो सिद्धांत है उससे लिया, यानी कि जो वृद्धि का वांछित दर वो है जहाँ पे वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश समान हो और अर्थव्यवस्था जो है वो अपनी पूर्ण क्षमता में कार्य कर रही है। यानी कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है इस लेवल पे पहुंचना। आप इसको पूर्ण रोजगार का लेवल भी बोल सकते हो और यहाँ पे इस लेवल पे पहुंचना ही हर अर्थव्यवस्था का उद्देश्य। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इस स्थिति में अर्थव्यवस्था अपनी पूर्ण क्षमता से काम कर रही होती है। इसका मतलब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त कर चुकी होती है। यानी कि ये जो डायग्राम में यू है, ये वाला, यहां तक पहुंचना प्रत्येक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है, जिसको हम पूर्ण रोजगार का स्तर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि यू लेवल पे हमें पहुंचना है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था को उसी लेवल पे बने रहने की उद्देश्य है, जरूरत है। इसके अलावा जो उपभोग फलन, देखिए उपभोग फलन में टी फैक्टर है, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये बता रही है, यहाँ पे सी टी का मतलब है करंट ईयर में जो कंजम्पशन है, अल्फा का मतलब यहाँ पे है एमपीसी से, यानी कि जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, वाई टी का मतलब है इनकम और वाई टी -1 का मतलब है पिछले साल की इनकम। तो यहाँ पर बच्चों उन्होंने ये माना है कि जो उपभोग है वो पिछले साल की आय का फलन है, यानी कि 2021 में मैं कितना रुपए खर्च करूंगा वो डिपेंड कर रहा है कि 2020 में मेरी कितनी इनकम थी। इसके अलावा बच्चों एक और चीज होती है स्वचालित एवं प्रेरित निवेश। देखिए स्वचालित निवेश वो होता है, हालांकि आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, मैं एक बार आपको डायग्राम से भी बता देता हूं। स्वचालित निवेश इस तरीके का डायग्राम बनता है, यानी कि आय के स्तर का इस निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन बच्चों इसका ये मतलब नहीं है कि स्वचालित निवेश बढ़ नहीं सकता है। स्वचालित निवेश भी बढ़ सकता है, लेकिन इसका आय से इन्फ्लुएंस नहीं होता। इसका मतलब अगर सरकार ग्रोथ करना चाहती है, विकास करना चाहती है, तो वह स्वचालित निवेश को बढ़ा सकती है, लेकिन इसका पर्पज आय नहीं होता। और जो प्रेरित निवेश होता है वो इस तरीके का होता है, यानी कि आय के स्तर बढ़ने से ही ये निवेश बढ़ता है और आय का स्तर कम होने पर यह निवेश कम होता है। तो ये स्वचालित निवेश है और ये निवेश प्रेरित निवेश है। ठीक है बच्चों, अब आपको यह भी समझना है कि जो स्वचालित निवेश है वो विकास दर पर निर्भर नहीं करता और जो प्रेरित निवेश है वो विकास की दर पर या आय की दर पर निर्भर करता है। ये हमें समझना है।
इसके अलावा बच्चों निवेश गुणक तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो ये डेल्टा आई जो है वो स्वचालित निवेश है, यानी कि स्वचालित निवेश में वृद्धि करने से आय में जो वृद्धि होती है उसको निवेश गुणक कहते हैं, और ये भी फार्मूला होता है निवेश गुणक का, ये आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। इसके अलावा त्वरक जो है, त्वरक भी चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। त्वरक का मतलब होता है कि जब हम उपभोग में वृद्धि करते हैं तो निवेश में कितनी वृद्धि होती है, और ये जो निवेश है ये प्रेरित निवेश है, यानी कि यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उपभोग में वृद्धि से मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि स्वचालित निवेश में वृद्धि से आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि से उपभोग में वृद्धि होगी, और उपभोग में वृद्धि से एक बार पुनः निवेश में वृद्धि होगी। नई विचारधारा में इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि आय में परिवर्तन बटे उपभोग में परिवर्तन। तो बच्चों उनका यह मानना था कि जो त्वरक है वो प्रेरित निवेश पर आधारित है, यानी कि त्वरक जो है वो किस पे आधारित है, इस वाले निवेश पर, और गुणक के साथ साथ अर्थव्यवस्था में बड़े उतार चढ़ाव लाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इस पूरे के पूरे कंसेप्ट में कि अगर हम गुणक के मूल्य को स्थिर मान लें, अगर इस मूल्य को स्थिर मान लें, होता तो ये भी है, लेकिन अगर हम इसको स्थिर गुणांक भी मान लें तो जो त्वरक है वो अर्थव्यवस्था में इस स्थिर गुणांक के साथ मिलकर उतार चढ़ाव अर्थव्यवस्था में लाता है। तो बच्चों इसके व्यापार चक्र को अच्छी तरीके से समझने के लिए इसकी कुछ मान्यताएं हैं, उन पे हम एक बार नजर डाल लेते हैं बच्चों। तो देखिए सबसे पहली मान्यता यह है कि अर्थव्यवस्था प्रगतिशील है। इसका मतलब यह हुआ कि अर्थव्यवस्था में स्वचालित निवेश जो है वो एक स्थिर दर से लगातार बढ़ता रहता है। दूसरा बच्चों हम ये मान के चल रहे हैं कि बचत तथा निवेश में किसी भी परिवर्तन जो है, मतलब बचत और निवेश में किसी में भी परिवर्तन होता अर्थव्यवस्था जो है वो संतुलन से ऊपर की ओर चली जाएगी, यानी कि बचत और निवेश में ऊपर वृद्धि होगी तो ऊपर की तरफ जाएगी और कमी होगी तो नीचे की तरफ आएगी। ये एक्चुअल में लिखा होना चाहिए था। इसके अलावा गुणक एवं त्वरक का मूल्य स्थिर रहता है, यानी कि जो भी वैल्यू हम गुणक और त्वरक की मान के चलेंगे तो वही रहेगी बच्चों। इसके अलावा अर्थव्यवस्था जो है वो पूर्ण रोजगार के स्तर से ऊपर नहीं जा सकती, मतलब अर्थव्यवस्था अगर एक बार पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त कर लेती है तो उस पूर्ण रोजगार के स्तर से ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि पूर्ण रोजगार जो है वो एक अपर लिमिट के बाद एक कंस्ट्रेंट का काम करता है, अर्थव्यवस्था उसी के ऊपर उसी पे बनी रहती है और उसके बाद नीचे ही आएगी। इसके अलावा बच्चों विनिवेश की दर जो है वो मूल्यह्रास की दर से हमेशा अधिक होती है। यानी कि देखिए अगर मान लीजिए अगर आप निवेश नहीं भी करते हो, मतलब आप नहीं हो सकती, सॉरी, विनिवेश की दर मूल्यह्रास की दर से अधिक नहीं हो सकती। इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा मूल्यह्रास की वजह से, जैसा कि हमने आपको सुपर विनियोग में बताया था, सॉरी त्वरक के सिद्धांत में बताया था कि अर्थव्यवस्था में अगर हम ये मान भी लें कि उपभोग नहीं है, ठीक है, तो भी अर्थव्यवस्था में डेप्रिसिएशन के लिए तो निवेश करना ही पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से ये जो त्वरक है इसका जो कार्यकरण है ये अर्थव्यवस्था को नीचे की ओर जाने से, यानी कि बॉटम पे जाने से बहुत मतलब एक न्यूनतम स्तर से नीचे जाने से रोकता है। इसके अलावा बच्चों उपभोग तथा प्रेरित निवेश समानांतर है, यानी कि उपभोग और निवेश जो है वो बढ़ते तो हैं या घटते हैं, लेकिन टाइम लैग के साथ घटते और बढ़ते हैं। इसके अलावा बच्चों औसत पूंजी उत्पादन एक से अधिक है तथा सकल विनियोग जो है वो शून्य से नीचे नहीं हो सकता। तो बच्चों ये सारी मान्यताएं हैं जो हमने मान के चले हैं। जब हम ये जो सिद्धांत है वो आपको समझाएंगे तो इन सब मान्यताओं का यूज करेंगे बच्चों। तो बच्चों कंसेप्ट को हम और अच्छी तरीके से समझें तो उससे पहले हमने आपको एक टेबल बनवाई थी जिसमें हम आपको सुपर मल्टीप्लायर यानी कि गुणक और त्वरक किस तरीके से मिलकर काम करते हैं, तो एक बार वो टेबल आप देख लीजिए जिससे कि आपको कंसेप्चुअली आप मजबूत हो जाओ कि किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है कंसेप्ट को। उसके बाद हम फिर ये डायग्राम पे नजर डालते हैं। टेबल में ये बताया हुआ है, आप अगर टेबल को ध्यान से देखेंगे ये सुपर मल्टीप्लायर की टेबल है बच्चों कि अर्थव्यवस्था में 100 रुपए का निवेश है और जो प्रेरित उपभोग है वो 1/2 है, यानी कि हम 50% जो है वो पैसा खर्च करेंगे। इसके अलावा बच्चों निवेश जो है V की वैल्यू 2 मानी गई है। तो इस तरीके से बच्चों आप देखिए पहली स्टेज में आपको और दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज में लगातार जो आपका उपभोग है, आय है, वो बढ़ रहा है, यानी कि समृद्धि स्टेज है। लेकिन समृद्धि स्टेज जो है चौथी स्टेज के बाद रुक जाएगी और इसकी वजह क्या है बच्चों, क्योंकि आप देखिए जो प्रेरित विनिवेश है यानी कि उसमें लगातार जो वृद्धि की स्पीड है वो कम हो रही है और एक समय के बाद आप देखिएगा कि ये जो वृद्धि की स्पीड है प्रेरित विनिवेश में या प्रेरित निवेश में वो कम आ रही है क्योंकि उपभोग कम हो रहा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5वीं, 6ठी और 7वीं स्टेज में लगातार प्रतिसार हो रहा है, यानी कि अवनति हो रही है। इसके अलावा बच्चों एक समय के बाद आप अर्थव्यवस्था जो है वो नेगेटिव में चली गई, यानी कि इसको हम बच्चों अवसाद बोलते हैं। और अवसाद की स्थिति के बाद आप देखिए पुनः जो है गुणक और तुर्यक का क्रियाशीलता जो है अर्थव्यवस्था को पुनः पुनरुत्थान को लेकर आती है, यानी कि यहां पर आपको गुणक और तुरक की जो क्रियाशीलता है
उसको समझाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि स्वायत्त निवेश जो है वो स्थिर है, उसके बावजूद भी जो त्वरक है वो प्रेरित उपभोग को प्रेरित कर रहा है और उसकी वजह से निवेश हो रहा है, और निवेश की जो स्पीड है वो लगातार घट बढ़ रही है क्योंकि उपभोग की स्पीड घट बढ़ रही है, और इसी वजह से जो त्वरक की क्रियाशीलता की वजह से जो अर्थव्यवस्था है उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सुपर मल्टीप्लायर की टेबल के बाद काफी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए यहां पर हम 4 पॉइंट लेके चल रहे हैं, जीजी यानी कि ये स्वचालित निवेश है, और ये स्वचालित निवेश की वो है जो स्थिर दर से बढ़ता रहता है। तो ये वाला जो लेवल है इसको हम स्वचालित निवेश बोल रहे हैं, स्वचालित निवेश का स्तर है, ठीक है। जो एल है वो अर्थव्यवस्था का धरातल रेखा, यानी कि अर्थव्यवस्था किसी भी लिहाज से इससे नीचे नहीं आ सकती, यानी कि आय का स्तर इससे नीचे क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि स्वचालित निवेश अर्थव्यवस्था में हमेशा बना रहेगा, ठीक है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों अर्थव्यवस्था का संतुलन पथ है, यानी कि अर्थव्यवस्था का ये जो स्थिति है ये संतुलन स्थिति है, और ये जो है ये वाला स्तर जो है वो पूर्ण रोजगार का है, यानी कि अर्थव्यवस्था जो है वो इससे ऊपर नहीं जा सकती किसी भी हालत में। तो हम यहां से शुरू करते हैं, इस जगह से शुरू करते हैं, यानी कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था है वो संतुलन की अवस्था में है। अब जब संतुलन की अवस्था में जो स्वायत्त निवेश है वो स्थिर दर से बढ़ रहा होता है, तो उसके कारण देखिए आय बढ़ती है, आय बढ़ने के कारण जो उपभोग है वो बढ़ता है, उपभोग बढ़ने से प्रेरित निवेश बढ़ता है, और प्रेरित निवेश बढ़ने से जो त्वरक है वो क्रियाशील हो जाता है, और गुणक और त्वरक की ये क्रियाशीलता जो है वो अर्थव्यवस्था को ऊपर की ओर लेके जाती है, और अर्थव्यवस्था जो है वो ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देती है, और इस अवस्था को हम बोलते हैं उत्कर्ष अवस्था, अपराइजिंग, उत्कर्ष, उत्कर्ष, यानी कि अर्थव्यवस्था में ये स्थिति उत्कर्ष आ जाएगी। अब उत्कर्ष पे पहुंचने के बाद अर्थव्यवस्था जो है वो लंबे समय तक तो नहीं, लेकिन काफी लंबे कुछ समय तक इसी पूर्ण रोजगार के लेवल पे टिकी रहती है। अब क्योंकि देखिए पूर्ण रोजगार के स्तर के बाद जो गुणक और त्वरक है वो उल्टा, गुणक त्वरक का जो कार्यकरण है वो उल्टा काम करना शुरू कर देता है, जैसा कि हमने आपको टेबल में बताया था, क्योंकि जो उपभोग है उसमें लगातार वृद्धि नहीं हो रही होती है पूर्ण रोजगार पर स्तर पर पहुंचने के बाद। तो जो उपभोग है उसकी कमी की वजह से आप कह सकते हो कि प्रेरित निवेश में कमी आती है, प्रेरित निवेश में कमी आने से आय और रोजगार के स्तर में कमी आती है, और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था जो है वो नीचे की तरफ चलना शुरू कर देती है, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ शुरू कर देती है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन क्योंकि अर्थव्यवस्था अब इस बिंदु के बाद कुछ समय तक रुकेगी, और इस बिंदु पर रुकने के बाद क्योंकि स्वायत्त निवेश होता है, स्वायत्त निवेश की वजह से पुनः प्रेरित निवेश प्रेरित होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस वही है, और फिर से अर्थव्यवस्था जो है वो धीरे धीरे जो है इस समय पे काफी समय तक रहेगी, और उसके बाद फिर से अर्थव्यवस्था जो है वो पुनः ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगी। तो बच्चों इस तरीके से अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष आता है, इसके बाद अवनति आती है, और ये सारे के सारे उत्कर्ष और अवनति जो हैं वो व्यापार चक्र की वजह से आते हैं। व्यापार चक्र जो है वो त्वरक और गुणक की क्रियाशीलता की वजह से आते हैं, यानी कि गुणक और त्वरक की जो क्रियाशीलता है वो जो है वो व्यापार चक्र का कारण है। तो बच्चों ये है पूरी की पूरी हिग्स की थ्योरी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हिग्स की इस थ्योरी से काफी कुछ कंसेप्चुअली आप मजबूत हो गए होंगे बच्चों। इस वीडियो में इतना ही बच्चों। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।